हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के तहत CSST के जो PYQ हैं उसको हल करेंगे। और इसमें आज मैं आप लोगों को भूगोल से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका हल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को कराऊंगा। तो चलिए आइए देखा जाए कि भूगोल विषय से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो आइए चलिए देखा जाए। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है PYQ का, वो देखिए निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। इसका मतलब कि कुछ फैक्ट दिए गए हैं उसको आपको मिलान करना। और ये फैक्ट देखिए मैंने जो भूगोल की क्लास आप लोगों को करवाई थी SST में शुरू में जो विभिन्न प्रकार के ग्रहों और उपग्रहों से संबंधित, उसी से देखिए रिलेटेड है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो विभिन्न प्रकार के ग्रह है, 8 ग्रह, उनकी अपने अक्ष पर जो घूर्णन गति होती है वो कितने समय में पूर्ण होती है, उसी से संबंधित है। तो देखिए एक तरफ दिया है ग्रह, एक तरफ दिया है उनके अक्ष पर घूमने का समय। तो जैसे देखिए इसमें दिया है पहला यूरेनस का दिया है घूमने का जो समय अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट। नेपच्यून का दिया है 16 घंटे 7 मिनट। शनि का दिया है 25 घंटे 40 मिनट। और मंगल का दिया है 9 घंटे 56 मिनट। अब इससे हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। इसका मतलब कि किसका मिलान सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है केवल 1, ऑप्शन बी दिया है केवल 2, ऑप्शन सी दिया है केवल 3, ऑप्शन डी दिया है सभी 4। तो जैसा कि देखिए मैंने उस क्लास में आप लोगों को कराया था कि जो ग्रह सूर्य से दूर होते हैं उनकी जो अपने अक्ष पर घूर्णन गति होती है वो किस प्रकार से होती है। तो ये सारी चीजें मैंने उस दिन आप लोग को दिखाया था, पढ़ाया था। तो जिसमें हम लोग देखे थे कि जो यूरेनस है, यानी जिसको हम लोग वरुण के नाम से जानते हैं, यह अपने अक्ष पर देखिए 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर लगाता है, यानी ये राइट हो गया। उसके बाद देखिए जो नेपच्यून है, नेपच्यून का मतलब अरुण भी देखिए ये अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में एक चक्कर लगाता है, यानी ये भी राइट हो गया। तीसरा जो दिया देखिए शनि 25 घंटे 40 मिनट में चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि यह 10 घंटे और कुछ मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब ये देखिए हमारा रॉन्ग हो गया। उसी प्रकार देखिए जो मंगल है यह अभी 9 घंटे 56 मिनट नहीं बल्कि 24 घंटे 3-7 मिनट, लगभग 24 घंटे से ज्यादा समय लेता है, यानी ये भी देखिए हमारा रॉन्ग हो गया। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल 2, यानी ऊपर के जो 2 हैं वही सही सुमेलित हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए इसको मैंने एक बार फिर से शामिल कर दिया है कि कौन कौन से ग्रह अपने अक्ष पर कितने समय पर घूमते हैं और सूर्य का चक्कर कितने समय। देखिए इसमें बुध जो है अपने अक्ष पर देखिए 58.6 दिन में एक चक्कर लगाता है। उसी प्रकार देखिए सूर्य के चारों ओर 88 दिन में घूमता है। फिर देखिए शुक्र ग्रह जो है वो 243 दिन में एक चक्कर अपने अक्ष पर घूमता है और 255 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। उसी प्रकार देखिए जो पृथ्वी हमारी है वो लगभग देखिए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर। और सूर्य का 365 दिन 26 सेकंड। मंगल देखिए 24.6 घंटे में और सूर्य का 687 दिन। उसी प्रकार देखिए बृहस्पति जो है 9 घंटा 56 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करता है अपने अक्ष पर और सूर्य का 11 वर्ष 11 महीने। शनि देखिए 10 घंटा 40 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करता है और सूर्य का 29 वर्ष 5 महीने। उसी प्रकार देखिए अरुण जो है 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पर एक बार घूमता है और सूर्य का चक्कर 84 वर्ष में पूरा करता है। उसी प्रकार देखिए जो वरुण है
ये देखिए 16 घंटे 7 मिनट में अपने अक्ष पर एक बार घूमता है, और यह सूर्य का जो चक्कर है 164.8 वर्ष में पूरा करता है। तो देखिए हम लोगों ने इसका आंसर देखा, तो देखिए आंसर जो होगा बी होगा, नेपच्यून और यूरेनस जो है वो राइट थे और बाकी जो थे वो गलत थे। देखिए अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से। तो देखिए मैंने जब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का अध्ययन आप लोगों को करवाया था क्लास में SST वाली में, भूगोल वाले में, तो उसमें मैंने इन सब चीजों के बारे में बताया। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से रिलेटेड कौन से इसमें सेंटेंस जो है सही है और कौन से गलत है। तो देखिए पहला कथन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। दूसरा देखिए दिया गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी दिया, देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। चौथा ऑप्शन दिया गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 अंश देशांतर का अनुसरण करते साथ साथ चलती है। तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है केवल जलीय भाग से खींची गई है, स्थलीय भाग से इसको दूर रखा गया है। दूर रखने का कारण है कि एक ही स्थान के समय में समय रेखा का बदलाव, यानी समय में अंतर हो जाएगा, जिसके वजह से इसको स्थलीय भाग से अलग अलग, यानी जहां जहां समुद्री भाग है वहां वहां इसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे ऐसे खींचा गया। इसका मतलब कि स्थलीय भाग से इसको दूर रखा है। दूसरी चीज देखिए कहा जा रहा है कि यह सीधी रेखा है, तो ये सीधी रेखा नहीं है। देखिए इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ना तो यह दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाती भी नहीं, तो सीधी रेखा से ही गलत हो गया। दूसरा देखिए दिया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती, देखिए ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। तीसरा दिया देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के जलीय व स्थलीय दोनों भाग से होकर गुजरती है, ये भी गलत है, केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। अगला देखिए हम ऑप्शन दिया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण साथ साथ करती है, ये भी गलत हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण साथ साथ नहीं करती है, ये देखिए इस प्रकार से ऐसे ऐसे घूम फिर के चलती है। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए ऑप्शन देखिए 20 राइट होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देखिए केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को देखिए 180 अंश देशांतर के माध्यम से जाना जाता है। देखिए इस रेखा को किसी देश से गुजरते हुए नहीं खींचा गया, क्योंकि इसी रेखा पर देखिए समय जो है 24 घंटे में समायोजित किया, समय में बहुत बदलाव हो जाता है इसी की वजह। यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को स्थल भाग से गुजरते हुए खींचा जाता है तो उस स्थल खंड पर एक ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब तथा पश्चिम में अलग अलग दिन हो जाए, तो इसी की वजह से इसको नहीं खींचा गया है स्थलीय भाग से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा दिया गया है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ एजम्पशंस दिया है, रीजन दिया है। तो देखिए पहला यहाँ कथन क्या दिया है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए कारण दिया है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के एक वृत्त का 1/4 है। देखिए जैसे ये भी मैंने आपको उस क्लास में पढ़ाया था कि जो ध्रुव तारा होता है हमारे उत्तर की तरफ होता है, तो जब हम ध्रुव तारे का देखकर एक कोण माप लेंगे, जैसे मान लीजिए हम पृथ्वी पर कहीं खड़े हैं तो यहां पर हम ध्रुव तारे का उत्तर दिशा में होता है, तो देखिए यहां से हम खड़े होकर यदि देखेंगे तो हम अपना कोण माप सकते हैं कि हम किस कोण पर खड़े हैं और वहां का अक्षांश हमें पता चल जाएगा। तो यानी ये सही है।
उसके बाद देखिए लिखा गया विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो जैसे देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि ये देखिए विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। अब देखिए ये विषुवत वृत्त हो गया, देखिए ये ऐसे, तो यहाँ का जो एंगल है देखिए वो 90 डिग्री है, और इस पूरे पृथ्वी का देखिए पूरे पृथ्वी का जो कोण है 90 90 90, तो टोटल देखिए कितना हो गया 360 अंश। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो विषुवत वृत्त का कोण है वो टोटल कोण का 1/4 है। तो देखिए आराम से इसको हम 90/360 करेंगे, जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 1/4, यानी देखिए ये इसका 1/4 है, ठीक है। तो हमारा देखिए दोनों जो सेंटेंस दिया गया वो दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, यानी देखिए इसमें से हमारा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, ये देखिए हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ये देखिए ये दोनों नहीं, ठीक है। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। आराम से आप ध्रुव तारे का कोण माप लीजिए और आप किस स्थान पे किस अक्षांश पे खड़े हैं पता चल। देखिए विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, मैंने आप लोग को बताया ही। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होती है, अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 अर्थात 90 अंश होगा। इस प्रकार देखिए 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इसका मतलब दोनों कथन एवं कारण सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, ठीक। दोनों सही है लेकिन दोनों अलग चीजें हैं, इसलिए एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130.45 अंश पूर्व की यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज करते। जैसे बताया जा रहा है कि अपने देश के यानी भारत के किसी स्थान से जापान की राजधानी टोक्यो में किसी को जाना है, तो वहां का देखिए जो देशांतर दे दिया है 130.45। अब कहा जा रहा है कि टोक्यो पहुंचकर वहां किसी शहर में जो जाने में समय लगेगा उसको हमको नहीं काउंट करना है, बस हमको केवल टोक्यो तक जो जाना है वो समय काउंट करना है। और हमारे यहाँ जिससे जाने में वहां हमें कितना समय ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगेगा। तो देखिए ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम पूरब की तरफ जाते हैं तो समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और जब इधर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। और देखिए पूरब की तरफ एक देशांतर को पार करने में हमें कितना समय लगता है, 4 मिनट का, यानी एक देशांतर का समय हो गया 4 मिनट। और जैसा कि आप जानते हैं कि 0 डिग्री और हमारे देश भारत के जो बीच का डिफरेंस है वो देखिए वो कितना है, 5.5 घंटे। और भारत की जो प्रमाणिक समय रेखा है उसका देखिए मान क्या है, 82.5 अंश, ठीक है। तो यानी हम भारत के किसी भी शहर से जापान की राजधानी टोक्यो जाएंगे तो हमारा जो देशांतर होगा वो कितना लेना पड़ेगा हमको, 82.5 अंश से हम चलना शुरू करेंगे और हमको जाना कितना है, 130.45 अंश। इसका मतलब कि इसके बीच का जो देशांतर है वो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसको ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए 130.45 माइनस 82.5 अंश, ठीक है। जब इसको आप घटाएंगे तो देखिए लगभग आएगा 48.15 अंश, ठीक है। यानी हमको घटाने पे आ रहा है 48.15 अंश, यानी हमको अपने देश से इतना ज्यादा जाना है पूरब की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूर्व लिखा हुआ है, ऐसे भी जापान हमारे देश से पूरब में। तो अब देखिए हमारा ये देशांतर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस 48.15 में देखिए 4 से गुणा कर देंगे,
48.15 में 4 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। तो जब इसको आप गुणा करेंगे तो आपका देखिए आएगा 192 दशमलव कुछ मिनट आएगा। ठीक है, तो यानी 192 दशमलव कुछ मिनट आया। जब इसको हम घंटे में बदलेंगे तो देखिए कितना आएगा। जब इसको हम 60 से भाग देंगे तो आएगा 3 घंटा 12 मिनट। ठीक है, ये आएगा 3 घंटा 12 मिनट। देखिए 192 मिनट है, उसको जब आप घंटे में बदलेंगे तो 3 घंटा 12 मिनट लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जापान की राजधानी टोक्यो जाने में हमको 3 घंटा 12 मिनट और लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें से देखिए लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे, नहीं गलत, लगभग 4 घंटे गवाएंगे, ये देखिए सही होगा। लगभग 12 घंटे गवाएंगे, गलत। लगभग 8 घंटे गवाएंगे, ये भी गलत। देखिए हमारा 4 घंटे लगभग, देखिए 3 घंटा 12 मिनट है, यहाँ दशमलव भी था, तो लगभग 4 घंटे हमको और भी खर्च करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए ये चीज यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, तो ये सारी चीजें ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन है महासागरी परपटी के मुख्य खनिज। देखिए ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, देखिए विभिन्न ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, फिर उसके नीचे की परत को क्या कहा जाता है, फिर उसके नीचे की परत को क्या कहा जाता है। तो मैंने देखिए आप लोगों को बताया था कि परतों को देखिए सियाल, सीमा और नीफे के नाम से बांटा है। जो नीफे होती है सबसे निचली परत होती है, उसके ऊपर वाली जो परत होती है सीमा के नाम से जाना जाता है, और उसके ऊपरी वाली जो होती है सियाल होती है। तो जो सियाल होती है वो स्थली भागों की जो ऊपरी जो पटल होते हैं उसको कहा। सियाल का मतलब होता है SCI का मतलब, SI का मतलब सिलिकॉन। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। और AL का मतलब होता है एल्युमिनियम। ठीक है, और दूसरा देखिए लिखा है यहाँ SI का मतलब सिलिकॉन हुआ, MA का मतलब हुआ मैग्नीशियम, MA का मतलब हुआ मैग्नीशियम। देखिए इसके नीचे जो महासागर होते हैं, देखिए वो जो जमीन स्थली भाग होता है उससे उनकी पटल नीचे होती है, लगभग 11-12 किलोमीटर नीचे हो। तो इनकी जो परत होती है वहां पर कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए सिलिका और मैग्नीशियम। देखिए सीमा दिया है, तो सीमा के आधार पे देखिए यहाँ निर्धारित करेंगे, क्या हो जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है हमारा केवल A, केवल B और C, केवल A और C, केवल C और D। तो देखिए हमारा क्या होगा? A और C, A और C दिया है इसमें, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये नहीं। ठीक, तो देखिए कुछ जो है बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसको आप शुरू से जो कक्षा 6 की किताब, 7 की किताब, इन सब में जो दिया गया है उन्हीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इसीलिए देखिए मैंने आप लोगों को SST वाली क्लास में इसको बहुत डिटेल में बताया है कि आपका सीटेट में तो काम आएगा ही, बाकी और अन्य परीक्षाओं में भी बहुत काम आएगा। ठीक, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C। देखिए महासागरी परपटी के मुख्य खनिज सिलिका और मैग्नीशियम है। ठीक है, इसीलिए इसको देखिए मैंने बताया ना कि सीमे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए ये वनस्पतियों से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांज, एस, बीच के पेड़ तथा फीजेड, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया हो? ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा। ठीक है, रेड कलर देखिए उसी से मिक्स हो जा रहा है, तो कलर चेंज कर दे रहे हैं। देखिए अब इसमें हमको देखना है कि ये जो पेड़ हैं किस किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो पेड़ होते हैं वो ऐसे वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर ठंड भी पड़ती है और थोड़ी गर्मी भी पड़ती है, यानी शीत का भी मौसम होता है, उष्ण मौसम होता है। और यहाँ पे जो पाए जाने वाले पेड़ होते हैं वो पर्णपाती होते हैं। पर्णपाती का मतलब कि जिनके पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है, यानी ठंड के मौसम में इनके पत्ते गिर जाते हैं।
तो देखिए ये बांज, एस, बीच के पेड़ जो है, फिजेड, मोनाल, ये कहाँ पाएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि सदाबहार वन में जो पत्ते पेड़ पौधे होते हैं वो हर समय हरे भरे होते हैं, इनकी पत्तियां नहीं गिरती, ये नहीं होगा। शंकुधारी वन देखिए नहीं होगा, ये पूरी तरह से जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहां पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन भी नहीं है, तो देखिए कहां पे पाए जाएंगे? ये शीतोष्ण पर्णपाती वन, यानी शीत उष्ण वाला क्षेत्र जो होता है ये देखिए कहां पे होता है। जैसे मैंने देखिए आप लोगों को जब कटिबंध बताया था तो कितने अंश से कितने अंश के बीच में कौन कौन सा कटिबंध होता है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 से 23.5 अंश जो होता है उष्ण कटिबंध, उसके ऊपर देखिए 23.5 से जो 45 होता है वो उसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कहते हैं। फिर देखिए उसके बाद देखिए उसके ऊपर शीत कटिबंध, ऐसे उपोष्ण, शीतोष्ण, शीत कटिबंध, तो विभिन्न प्रकार के कटिबंधों में इसको बांटा गया। देखिए 66.5 और इसके ऊपर का जो है 66.5 से 90, तो विभिन्न प्रकार के कटिबंधों में बांटा गया। देखिए इसको उष्ण कटिबंध, इसको उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, इसको शीतोष्ण कटिबंध और इसको शीत कटिबंध। ये सब सारी चीजें देखिए मैंने आप लोगों को क्लास में करवाई थी। तो देखिए ये जो वन पाए जाएंगे कहां पाए जाएंगे? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है कि शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति क्षेत्र का दौरा जब किया जाएगा, देखिए ऊपर के छांच पे बढ़ने पे देखिए ठंड वाला मौसम होगा, और इन सब जो स्थान है देखिए वो कौन कौन से स्थान है? अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। वहां देखिए बांज, एस, बीच, पशु हिरण, लोमड़ी, भेड़िए तथा मोनाल जैसे पक्षी और जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे बहुत सीमित मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति मिलते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया शीतोष्ण कटिबंध, टुंड्रा क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अभी पिछला ही क्वेश्चन हमने देखा कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बस ये होता है कि ये पत्तियां गिरा, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। देखिए टुंड्रा क्षेत्र दिया गया है, टुंड्रा क्षेत्र में देखिए वनस्पतियां नहीं पाई जाती है, यहाँ पे काई, लीचेन वगैरह पाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे नहीं होते, कहीं कहीं थोड़ा बहुत छोटी मोटी झाड़ियां मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए शीत कटिबंधीय क्षेत्र में भी नहीं पाए जाते हैं, देखिए ये नहीं होगा। उष्ण कटिबंधीय यहाँ तो बहुत ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारे देखिए कौन सा होगा? टुंड्रा क्षेत्र, यानी बहुत सीमित पाए जाते हैं, एकदम थोड़े बहुत पाए जाते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए ऑप्शन बी, देखिए टुंड्रा क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, यहाँ केवल देखिए काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती है। अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये मिलती है, तो थोड़ी बहुत मौसम में बदलाव होता है, थोड़ा सा ग्रीष्म ऋतु वाला मौसम होता है तब ये दिखते हैं, नहीं तो ऐसे यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए निम्नलिखित कथनों ए एवं आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें दो दिए हैं, एजम्पशन और रीजन। महासागर का जल लवणीय या खारा होता है, इसका कारण दिया, देखिए महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जो महासागरों का जल होता है बहुत खारा होता है, नमकीन होता है, और इन सागरों के जल का खारा होने का जो कारण है, कहा जा रहा है इसमें लवण अथवा नमक होता है, नमक घुला होता है। अब इसमें देखिए 4 हमको ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी देखिए दिया ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा दिया ए और आर दोनों गलत। तो देखिए हमारा ए भी सही है और आर भी सही है, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट होगा,
महासागर के जल में अत्यधिक लवण या नमक घुले होने की वजह से महासागर का जल खारा होता है। जब देखिए आप समुद्र का पानी उठाएंगे अपने हाथ में तो इसमें देखिए नमक जैसा दिखेगा, बहुत खारा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कथन एवं कारण देखिए दोनों सत्य है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है वायु से संबंधित है। पवन के निक्षेपण को क्या कहा है? निक्षेपण का मतलब होता है देखिए जमाव। ठीक, यानी हवा के द्वारा जो जमाव होता है उससे कुछ आकृति बनती है, तो उन आकृतियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें 4 आकृतियां दी गई हैं, लोयस, छत्रक शैल, हिमोर और स्टैंड। ठीक है, तो जैसे देखिए जो छत्रक शैल होती है, देखिए छत्रक शैल क्या होती है? ये देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में कुछ छोटी मोटी जो चट्टानें होती हैं, जब वहां हवा बहुत तेजी से चलती है तो ये चट्टानें देखिए ऐसे ऐसे टूट जाती हैं और बीच बीच में ऐसे ऐसे गैप हो जाता है, तो ये देखने में देखिए छतरी नुमा लगती है। ठीक है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में चट्टानों के कटाव से संबंधित है। ठीक है, ये जमाव से संबंधित नहीं है। स्टैंक जो होता है देखिए तटीय क्षेत्रों में, यानी जो सागर महासागर होते हैं उनके तटीय क्षेत्रों में कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जो जल से बार बार टकराने की वजह से देखिए टूट के एकदम नष्ट हो जाती है, और थोड़ी बहुत जो बची रहती है तो उसमें देखिए स्तंभ के रूप में खड़ी हुई दिखती है। देखिए चारों तरफ जल रहेगा, जल के द्वारा कटते 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 ऐसे खंभे के रूप में, स्तंभ के रूप में दिखती है, तो ये भी नहीं होगा। हिमोर देखिए जो होता है जो हिमनद वाले क्षेत्र में, जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी होती है, वहां पे जो जमाव होता है बर्फ का वो देखिए इस प्रकार से ढेर नुमा हो जाता है, तो ये देखिए बर्फीले क्षेत्रों में यानी हिमानी के द्वारा निर्मित आकृति है। ठीक है, तो ये लास्ट ये जो ए है यही है पवन के नीचे। ये देखिए क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब हवा बहुत तेजी से चलती है तो वहां पे धूल कंकड़ मिट्टी जो है उड़ाकर एक स्थान पर ले जाके ऐसे ऐसे इकट्ठा, तो आप लोग देखे होंगे कभी कभी मरुस्थलीय क्षेत्रों का फोटो देखेंगे, इमेज देखेंगे, तो वहां इस तरह से आकृतियां दिखती हैं ऊंची नीची, तो ये किसकी वजह से होती हैं? पवन के द्वारा निक्षेपण। ठीक, तो हमारा देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए, पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई धूल के निक्षेप से निर्मित आकृति को लोयस कहा जाता है। देखिए ये लोयस दुनिया का देखिए सबसे बड़ा लोयस का मैदान चीन में पाया जाता है। इस प्रकार की आकृति सबसे बड़ी जो है चीन में पाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? देखिए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा से पढ़ते चले आए हैं। देखिए जब कोई नदी किसी दूसरी जलराशि से मिलती है तो उसको क्या, जब देखिए जहां से नदी निकलती है वहां से देखिए उसको कहा जाता है उद्गम, यानी जहां से कोई नदी शुरू होती है उसको कहा जाता है उद्गम, और जब नदी किसी दूसरे जलराशि से मिलती है तो उसको कहा जाता है मुहाना। तटबंध तो नदियों के जो किनारे वाले क्षेत्र होते हैं उनको तटबंध कहा जाता है। ठीक है, और चाप झील देखिए ये झील से रिलेटेड है, और देखिए जो डेल्टा होता है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया जो मलबा वगैरह होता है वो एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, या कभी कभी देखिए किनारे भी हो सकता है, कभी कभी नदियों के बीच में भी। देखिए जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में देखिए जो डेल्टा पाया जाता है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो ये सब चीजें हैं, तो यहां हमारा देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदी का मुहाना। ठीक, राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। देखिए जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये भी वनों से संबंधित है क्वेश्चन। देखिए निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ठीक है, आप देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से ये तीनों ऑप्शन जो है किस वन से सम्मिलित होते हैं, किससे मैच करते हैं। देखिए ये वन सघन है और यहां सालों भर वर्षा होती है।
यहाँ देखिए रोजवुड, आबनूस, महोगनी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन देखिए भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें विकल्प जो दिए गए हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शंकुधारी वन और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। देखिए इसमें जो ये वन होते हैं, ये जितने भी लक्षण बताए गए हैं, ये वैसे वनों के लक्षण बताए गए हैं जो 0 डिग्री और 23.5 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में पाए जाने वनों की जो विशेषता होती है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं ये हरे भरे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधों में देखिए रोजवुड, आबनूस, महोगनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये भूमध्य रेखा के पास भी पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंध के पास पाए। तो इस प्रकार के वनों को हम लोग देखिए कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ठीक। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो सभी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में देखिए वन पाए जाने का कारण क्या है कि यहाँ औसत वार्षिक तापमान जो है 22 डिग्री से ज्यादा होता है और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देखिए भारत के ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार का अक्षांश पाया जाता है। तो देखिए हमारे लास्ट जो अक्षांश है क्या 8.4 है। तो 8.4 से यानी हमारे देखिए ये सब क्षेत्रों में देश के जो वन पाए जाते हैं वो इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में देखिए इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक। ये वृक्ष वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इन्हें सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। ये वन देखिए अत्यधिक सघन होते हैं तथा इनमें 45 से 60 मीटर तक ऊंचे वृक्ष भी होते हैं। देखिए बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? इनको पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। इन वनों में देखिए रोजवुड, महोगनी, आबनूस, एबोनी महत्वपूर्ण है। अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है सतत विकास। सतत विकास किसे कहा जाता है? ठीक, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का सीमित उपयोग, अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। देखिए सतत विकास का मतलब होता है कि वह विकास जिसमें हम वर्तमान में संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें और उनको बचाएं, उनको नष्ट न करें। हमें जिस चीज की जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें, बाकी उसको सुरक्षित रखें। और सुरक्षित किस लिए रखें? भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए। तो इस प्रकार से जब हम इसका अर्थ देखेंगे तो हमको देखिए क्या लगेगा, ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, अपनी संतानों ये भी गलत। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। इसका ये एक्सप्लेनेशन है। देखिए सतत विकास का अर्थ है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचा के भी रखना। ठीक है, इसमें देखिए ऐसा होता है और इसके लिए विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का भी आयोजन होता है दुनिया में। देखिए इसकी परिभाषा जो है ब्रंटलैंड आयोग ने देखिए रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट जारी की थी 1987 में, उसी में ये परिभाषा दी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है चीन से संबंधित, यानी चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश है? तो देखिए इन देशों में सबसे ज्यादा जो है टिन पाया जाता है। ठीक है, ये इसका देखिए आंसर है, आंसर बी। आंसर बी। ठीक, अब देखिए ये जो देश हैं चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया टीन के अग्रणी उत्पादक माने जाते हैं पूरे दुनिया में। देखिए
टिन की प्राप्ति देखिए कैसिटेराइट नामक अयस्क से होती है। तो देखिए ये इनका मिलान दिया गया है। सीसा देखिए कहाँ पाया जाता है, चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। जस्ता पाया जाता है देखिए चीन, पेरू और ऑस्ट्रेलिया में। निकेल पाया जाता है इंडोनेशिया, फिलीपींस और रूस। ठीक, तो राइट आंसर हमारा बी होगा, यानी ये इन देशों में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा टिन पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड इसमें ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या कहा जा रहा है, सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि, देखिए जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, यानी ऐसे खेत देखिए कहाँ होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। वहां पे क्या देखिए ढलान होती है, तो पहाड़ पर जैसे ढलान होगी तो जो खेत होंगे उनको देखिए सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है, ऊंचा ऊंचा, देखिए ऐसे ऐसे ऊंचा ऊंचा कर देंगे, फिर बीच में वहां खेती, फिर वहां ऊंचा ऊंचा कर देंगे, फिर देखिए बीच में खेती होगी। तो इस तरह के सीढ़ी नुमा खेत जो होते हैं उसको बनाने का कारण क्या होता है, देखिए उसके 4 ऑप्शन है। फसल को कीटों से बचाया जा सके इसके लिए, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे इसके लिए, खाद बह न जाए इसके लिए, फसलों के बीच अंतर रखा जा सके इसके। तो वहां पर इस प्रकार के सीढ़ी नुमा खेत इसलिए बनाए जाते हैं कि वहां देखिए ढलान होती है, तो ढलान के वजह से जो पानी होता है वो नीचे बह न जाए, इसीलिए उसको वहां पर सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है मेड़ के रूप में। जैसे देखिए गांव में जो खेतों में ऊंची ऊंची मेड़े होती हैं, तो मेड़ों से देखिए जब पानी भरते हैं हम लोग दूसरे के खेत में नहीं जाते, तो उसी प्रकार से वहां भी होता है। तो इसका देखिए ये नहीं होगा, फसल के कीटों को बचाने से लिए ये नहीं होगा, खाद बह न जाए ये भी नहीं होगा, फसलों के बीच अंतर रखा जा सके ये भी नहीं होगा, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे इसीलिए इसको बनाया, ठीक, पानी को रोकने के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।